मानव समाज ने जब से समूह में संगठित होकर जीवन यापन करना सीखा, तभी से संभवतः नेतृत्व की शुरुआत हुई होगी। आधुनिक सरकारों में जहां जटिल तथा विशाल आकार का संगठन कार्यरत है, नेतृत्व एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में दृष्टिगोचर होता है। सरकारी एवं निजी प्रशासन से लेकर सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यों तक संगठन या समूह की समस्त गतिविधियां तथा कार्यों को वांछित उद्देश्यों की ओर संचालित तथा निर्देशित करने का कार्य नेतृत्व करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नेतृत्व के विभिन्न आयामों के बारे में। मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नेतृत्व का सामान्य अर्थ किसी संगठन के शीर्ष पर विराजमान कार्यकारी अधिकारी की उस योग्यता एवं स्थिति से है जो अधीनस्थों या अनुयायियों में प्रेरणाएं उत्पन्न करती हैं। सामान्यतः प्रशासनिक संगठनों के शीर्ष पर विराजमान कार्यकारी अधिकारी को उस संगठन का नेता तथा उसके कार्यों को नेतृत्व के रूप में देखा जाता है। नेतृत्व के शाब्दिक अर्थ को अगर देखा जाए तो लीडर और लीडरशिप शब्द लीड शब्द से बने हैं। शब्दकोशीय दृष्टि से लीड के कई अर्थ हैं, जैसे आगे होना, उच्च होना, सर्वोत्तम होना, प्रसिद्ध होना या मार्गदर्शन देना इत्यादि। लीडर वह व्यक्ति है जो लीड करता है तथा शिप का अर्थ किसी स्थिति या परिस्थिति से है, अर्थात लीडरशिप किसी व्यक्ति की वह योग्यता व स्थिति से है जो उसे आगे होने, उच्च होने, सर्वोत्तम होने, प्रसिद्ध होने या मार्गदर्शक के रूप में दिखाने का कार्य करती है। नेतृत्व के बारे में विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। आइए कुछ परिभाषाओं को हम लोग देखते हैं। लेपियन तथा फ्रांस वर्थ के अनुसार नेता वह है जिसका व्यवहार दूसरों को अधिक प्रभावित करता है। ब्रिट के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य के अन्वेषण में लगी मानव शक्ति को नियंत्रित करने वाली पारस्परिक उत्तेजना की प्रक्रिया को नेतृत्व कहते हैं। F.G. मूरे के अनुसार नेतृत्व अनुयायियों को नेता की इच्छानुसार क्रियाएं करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। लिविंगस्टोन के अनुसार नेतृत्व अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्य का अनुकरण करने की इच्छा को जागृत करने की योग्यता है। आर्डवे टीट के अनुसार नेतृत्व गुणों का वह संयोजन है जिनके होने से कोई नेता अनुयायियों से कुछ करवाने के योग्य होता है, क्योंकि नेता के प्रभाव से ही अनुयायी कुछ करने को तत्पर होते हैं। सैकलर हडसन ने नेतृत्व को किसी उद्यम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समान प्रयत्न द्वारा व्यक्तियों को प्रेरित तथा प्रभावित करने के रूप में परिभाषित किया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेतृत्व की शैलियों के बारे में। सबसे पहले है लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। इस प्रकार के नेतृत्व में संगठन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में अधीनस्थों का पर्याप्त सहयोग लिया जाता है। इस शैली में अधीनस्थों का मनोबल और संतुष्टि बढ़ती है, परंतु इसमें निर्णय देरी से हो पाते हैं। दूसरी शैली है निरंकुश या एक तंत्रीय नेतृत्व शैली। इस शैली में एक तरफा अर्थात ऊपर से नीचे संचार होता है। इसमें निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों से परामर्श नहीं लिया जाता है। इसमें अधीनस्थों में असंतोष जन्म लेता है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में अधीनस्थों में उदासीनता जन्म लेती है। इस शैली में निर्णय शीघ्र होते हैं। नंबर 3, अहस्तक्षेप नेतृत्व शैली। इसमें नेता कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। निर्णय लेने में नेता की सहभागिता नगण्य रहती है। अधीनस्थ स्वयं प्रेरणा से कार्य करते हैं तथा उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। इसमें नेता स्वयं समूह के सदस्य की भूमिका में रहता है, नेता की भूमिका में नहीं। यह शैली अराजकता, अव्यवस्था, निराशा तथा अनुशासनहीनता को जन्म देती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेतृत्व की भूमिका के बारे में। नेतृत्व समूह निर्माण में सहायता प्रदान करता है, बैठक आमंत्रित करता है, समूह के सदस्यों को अपनी आवश्यकताओं को खोजने, उनके अनुरूप नियोजन करने तथा नियोजन को लागू करने में सहायता करता है। रिकॉर्ड रखना, अन्य समूह संस्थाओं, बैंक आदि से संबंध बनाना तथा अन्य सदस्यों में भी नेतृत्व विकास करना नेतृत्व की मुख्य भूमिकाओं में होता है। नेतृत्व क्या नहीं है? नेतृत्व भय नहीं है। नेता की स्थिति उच्च होने के कारण कुछ अनुयायी स्वतः ही भय अनुभव कर सकते हैं, परंतु यह भय घातक नहीं होना चाहिए। नेतृत्व केवल आज्ञा या आदेश नहीं है। संगठन या समूह में केवल उच्च पद प्राप्त कर लेना ही नेतृत्व नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम सत्ता प्राप्त अधिकारी की बातें अधिक मानी जाती हैं। लोकप्रियता नेतृत्व नहीं है, क्योंकि प्रत्येक लोकप्रिय व्यक्ति नेतृत्व के योग्य नहीं हो सकता है। केवल प्रभाव नेतृत्व नहीं है, क्योंकि कभी कभी प्रभाव के दायरे में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नेता नहीं है।
अब हम चर्चा करेंगे नेतृत्व के लक्षण और विशेषताओं के बारे में। नेतृत्व में अनुयायी का होना अनिवार्य है। बिना समूह के नेतृत्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। नेतृत्व किसी लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित लोगों का किया जाता है। बिना लक्ष्य या उद्देश्य के ना तो कोई संगठन बनता है और ना ही उसमें नेतृत्व हो सकता है। नेतृत्व में अनुयायियों के आचरण और व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। नेता का व्यवहार और आचरण अपने आप में एक आदर्श होता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात संगठन में नेतृत्व सदैव विद्यमान रहता है। इसमें नेता परिवर्तित होते रहते हैं। नेता व अनुयायी संबंधों का होना नेतृत्व के लिए आवश्यक है, अर्थात दोनों ओर से प्रभाव डालने और प्रभावित होने तथा लेन देन की प्रक्रिया ही नेतृत्व की क्रियाशीलता को बनाए रखती है। प्रशासनिक संगठनों में पद सोपानात्मक दृष्टि से उच्चतम प्रबंधक ही नेता की भूमिका निभाता है, परंतु यह भी सत्य है कि संगठन के अधीनस्थों की स्वीकृति तथा सहयोग भी नेतृत्व का आवश्यक अंग होता है। नेता और नेतृत्व की उपयोगिता और कार्य क्या है, आइए इस पर निगाह डालते हैं। किसी भी संगठन को एक संतुलित स्वरूप देने के लिए अच्छा नेतृत्व आवश्यक है। घर परिवार, कार्यालय, सरकार संचालन से लेकर युद्ध लड़ने तक नेतृत्व का महत्व है। औपचारिक रूप से राष्ट्र की मुख्य कार्यपालिका जैसे भारत के प्रधानमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री, जिले में जिलाधिकारी, कॉलेज के आचार्य आदि अपने अपने स्तर पर नेता हैं। नेता केवल सफेद कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के लिए शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, बल्कि नेता का आशय उस व्यक्ति से है जो किसी समूह को मार्गदर्शन, प्रेरणा व एकता प्रदान करे। नेतृत्व की उपयोगिता को दो दृष्टिकोणों से समझा सकता है। नंबर 1, नकारात्मक दृष्टिकोण, अर्थात नेतृत्व के द्वारा संगठन में अनुशासनहीनता, संघर्ष, सहयोग, बिखराव तथा समन्वय की समस्या से मुक्ति दिलाने का कार्य किया जाता है। दूसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण, नेतृत्व द्वारा संगठन में सहयोग, नियंत्रण, समन्वय, संचार, अभिप्रेरणा तथा अनुशासन की स्थापना करना इसका दृष्टिकोण होता है। नेतृत्व के कार्यों को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से वर्णित किया है। हिक्स तथा गुलेट के अनुसार नेता के 8 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। निर्णय देना, सुझाव देना, उद्देश्य सामने रखना, उत्प्रेरक का काम करना, सुरक्षा प्रदान करना, प्रतिनिधित्व करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना और प्रशंसा करना। मारमैन एफ पासवान के अनुसार नेता के 8 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। क्रियाओं का सूत्रपात करना, आदेश देना, समूह के संचार तंत्र का प्रयोग करना, अपने समूह के नियमों और परंपराओं को जानना एवं उनका पालन करना, अनुशासन बनाए रखना, अधीनस्थों को सुनना, अधीनस्थों की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना और अधीनस्थों की सहायता करना। संक्षेप में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। समन्वय करना, सभी अलग अलग व्यक्तियों की गतिविधियों को संगठित करना, अधिकार और उत्तरदायित्वों का प्रतिनिधित्व करना, वांछित लक्ष्य प्राप्ति हेतु नियंत्रण करना, समूह के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, सामान्य आदेश देना, दिशा निर्देश देना, नीतियों और कार्यक्रमों की व्याख्या कर उन्हें लोगों तक पहुंचाना, कार्यकारी कर्तव्यों को विभक्त करने के लिए प्रमुख सहायकों को प्रशिक्षित करना, नीतियों और प्रक्रियाओं को नियोजित तथा परिभाषित करना, अधीनस्थों की समस्याओं को जानना और उनका समाधान करना, सहयोग लेना व देना आदि। नेतृत्व और प्रभुत्व, नेतृत्व और प्रभुत्व दोनों का उद्देश्य अनुयायियों के दृष्टिकोण और क्रियाओं को प्रभावित कर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनका सहयोग प्राप्त करना होता है। इन दोनों में अंतर होता है। अब हम पहले चर्चा करेंगे नेतृत्व के बारे में। नेता मनोवैज्ञानिक विधि से अपने अनुयायियों को प्रभावित करता है। उसके प्रति अनुयायियों में श्रद्धा और समर्पण की भावना होती है। अनुयायी अपनी आंतरिक प्रेरणा और इच्छा से उसका अनुगमन करते हैं। नेता के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता है। विचारों का सम्मान कर आवश्यकता पड़ने पर अपने निर्णय में उदारता पूर्वक परिवर्तन भी कर लेता है। प्रभुत्व में शक्ति और अधिकारों की भावना निहित होती है। प्रभुत्व लोगों को अपना अनुगमन करने के लिए बाध्य करता है। प्रभुत्व में भय, बाध्यता तथा अनिवार्यता की भावना निहित होती है। अनुयायी प्रभुत्व के अधीनस्थ होते हैं, इसलिए वे स्वेच्छा से नहीं बल्कि बाध्य होकर उसके आदेशों को मानते हैं। नेतृत्व के वर्ग, अब हम चर्चा करेंगे नेतृत्व के वर्ग के बारे में। पहला है निरंकुश नेतृत्व, अर्थात सभी निर्णय अपनी इच्छा से हों, योजनाएं स्वयं बनाई जाएं, समूह की सभी नीतियों का निर्धारण स्वयं करना, जन भावनाओं की कदर न करना, अपने नेतृत्व को बनाए रखने के लिए सजग रहना, फूट डालो और नेतृत्व करना,
लोगों को यह आभास कराना कि समूह को उसके संरक्षण की नितांत आवश्यकता है। दूसरा होता है जनतांत्रिक नेतृत्व, अर्थात सहभागिता को प्रोत्साहित करना, हर निर्णय को समूह की सहमति से लेना, दायित्व को विकेंद्रित करना, समूह के सदस्यों के परस्पर संबंध को सुदृढ़ कर समूह को शक्तिशाली बनाना, समूह का प्रतिनिधित्व करना, अनुयायियों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना। ऐसे नेता की अनुपस्थिति में समूह का कार्यकलाप सुचारू रूप से चलता रहता है। वास्तविक नेता ही समूह को शक्तिशाली बनाने में सफल होता है। प्राचीन नेतृत्व, स्वयं निर्णय लेना, लोगों से अपना अनुकरण कराना, सख्त नियमों से लोगों को नियंत्रित करना, दूरी बनाए रखना जिससे लोग उसका आदर करें। नवीन नेतृत्व, निर्णय लेने में सबकी सहभागिता, दूसरों की सुनना, दंड की विधि लागू करना, समूह से संलग्न रहना, दूसरों की मदद करना और उन्हें प्रोत्साहन देना। कार्य प्रधान नेतृत्व, अगुवा कार्य के प्रति जिम्मेदार, कार्य पर अधिक जोर, एक ही व्यक्ति सारे निर्णय लेता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेता के गुण के बारे में। संगठन के शीर्ष पर नेतृत्वकर्ता व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से कतिपय रूप से ऐसे गुण होने चाहिए जो अनुयायियों या सहयोगी सदस्यों को प्रभावित कर सकने में समर्थ हों। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेता में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, जीवन शक्ति तथा सहनशीलता, निर्णय की क्षमता, प्रोत्साहित करने की क्षमता, उत्तरदायित्व एवं बौद्धिक विकास। टेरी के अनुसार नेतृत्व में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कार्य शक्ति, भावनात्मक स्थायित्व, मानव संबंधों का ज्ञान, व्यक्तिगत उत्प्रेरणा, संचार कौशल, शिक्षा देने की योग्यता, सामाजिक कौशल और विधिक दक्षता। संक्षेप में प्रशासनिक संगठनों में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं एवं गुण होने चाहिए। सोच पूर्णतया स्पष्ट और दृढ़ होनी चाहिए। अविलंब, स्पष्ट तथा परिपक्व निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। नेता को स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होना चाहिए। उत्साह, साहस, सहयोग, स्नेह तथा मानवता होनी चाहिए। स्वयं पर अटल विश्वास तथा अधीनस्थों की क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। अनुयायियों द्वारा अपेक्षित विरोधाभासी बातों का सामना करने की योग्यता होनी चाहिए। अधीनस्थों का नेता पर विश्वास होना चाहिए। नेता के मन में संगठन या समूह के सदस्यों के प्रति पारिवारिक प्रेम भाव होना चाहिए। संगठन की तकनीकी बारीकियां तथा एक सामान्य कार्मिक से अधिक ज्ञान, कौशल और जागरूकता होनी चाहिए। बोलने से अधिक करने में विश्वास होना चाहिए। अधीनस्थों के दुख दर्द को सुनना, समझना और उनकी सहायता करनी चाहिए, परंतु अपनी पीड़ा यथासंभव अधीनस्थों को नहीं बतानी चाहिए। अपनी कमियों का ज्ञान होना चाहिए और उसे बार बार दूसरों को नहीं बताना चाहिए। रूढ़िवादी न होकर सुधारवादी, परिवर्तनवादी होना चाहिए। संगठन की प्रकृति के अनुकूल एक विशिष्ट गुण भी होना चाहिए, जैसे रक्षा सेवाओं में अदम्य साहस, चिकित्सा सेवा में संवेदनशीलता आदि। लीडर अर्थात लाइक बाय पीपल, लोगों की पसंद हो। एलिजिबल बाय पीपल, जनता की निगाह में योग्य हो। एडमायर्ड बाय पीपल, जिसकी योग्यता की श्रेष्ठता में लोगों का विश्वास हो। डिक्लेयर्ड बाय पीपल, जनता द्वारा घोषित हो। इलेक्टेड बाय पीपल, जनता द्वारा निर्वाचित हो। और रिस्पेक्टेड बाय पीपल अर्थात जनता द्वारा आदर प्राप्त हो। समूह नेतृत्व, समूह का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। समूह का अगुवा समूह की रीढ़ की हड्डी होता है। समूह नेतृत्व में दूसरे के समक्ष अपनी बात प्रभावीपन से रख सकने की योग्यता आवश्यक होती है। समूह नेतृत्व में ईमानदारी और जिम्मेदारी आवश्यक है। समूह नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। समूह में नेतृत्व हो तो नेतृत्व बदलने से समूह को खतरा नहीं होता है। सारांश, इस प्रकार कहा जा सकता है कि नेतृत्व एक योग्यता है। नेतृत्व के माध्यम से एक व्यक्ति अपने अनुयायियों या अधीनस्थों को किन्हीं सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित और मार्गदर्शित करता है। मार्क ट्वेन के अनुसार हिरणों की ऐसी सेना जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा हो, शेरों की उस सेना से बेहतर होती है जिसका नेतृत्व हिरण द्वारा किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की नेता और नेतृत्व के विभिन्न आयामों के बारे में। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपने समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो समाप्त करने की अनुमति दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।